लोग आई होप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी तो आज के इस टॉपिक में लेकर आई हूँ इंटर का बायोलॉजी, जो कि आपका 2 लेसन समाप्त हो गया। अब बाकी क्या है आपका तीसरा लेसन, और तीसरा लेसन ही बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, जो समझो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ोगे। इस लेसन का नाम क्या है? मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब लेसन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में मानव जनन क्या होती है। तो जनन, और वैसे भी मनुष्य में अलैंगिक जनन तो होती नहीं है, लैंगिक जनन होती है। तो डिटेल में हम जानेंगे लैंगिक जनन। तो चलिए देखिए कि लैंगिक जनन क्या होती है। ठीक है, पहला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या होते हैं? तो मैंने एक बार नहीं, इससे पहले वाले जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाई थी तो उसमें भी बताई थी कि लैंगिक जनन क्या होता है डिटेल में। ठीक है, तो इसमें भी हम जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होती है। जैसे कि समझो लैंगिक जनन क्या होती है। लैंगिक जनन में एक नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग। एक होती है मादा भाग। नर से क्या बनता है? नर युग्मक। मादा से क्या बनते हैं? मादा युग्मक। यही नर युग्मक और मादा युग्मक क्या मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे। दिख रहा नीचे? नर भाग और मादा, यानी जितना गुणसूत्र नर में होगा उतना ही मादा में। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 46। कितने मेरे बाबू? 46। इसमें भी 46। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 23 गुणसूत्र में। ठीक है, तो इसमें भी 23 आएगा और इसमें भी 23 गुणसूत्र आएंगे। यही 23 गुण मिलकर कितने गुणसूत्र बना लेंगे? फिर से 46 गुणसूत्र बना लेंगे। और इसी गुणज से भ्रूण का निर्माण होगा। किसका? भ्रूण का। और भ्रूण से ही संतान की उत्पत्ति होगी। इतनी बात क्लियर? मैं कहना यह चाहती हूँ कि इस मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आप लैंगिक जनन क्या होती है वो डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है लैंगिक जनन क्या होते हैं। जब इसको आप पूरा रूप समझ लोगे तभी आप आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होती है? इनमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? 2 जनक की आवश्यकता होती है। जैसे कि नर व मादा। नर व मादा। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है किसमें? लैंगिक जनन में। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? 46 होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर कितने गुणसूत्र कर लेंगे? 23 गुणसूत्र। और फिर यह जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित करेंगे तो कितने गुणसूत्रों? फिर से 46 गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। यही हम चाहते हैं। फिर से संतान जो होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। तो आई एम क्लियर? आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि लैंगिक जनन क्या होती है। अब हम लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होंगी वो पढ़ेंगे। और एक बात याद रखना हमेशा
कि जो आपकी जनन कोशिका होगी उसमें हमेशा क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, हमेशा सम नहीं, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे कि इसमें हुआ है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तभी तो एक नर युग्मक और मादा युग्मक यानी 46 गुणसूत्रों में कि 46 आ जाएंगे, नहीं ना, तब तो ज्यादा हो जाएंगे गुणसूत्रों की संख्या, और हमें चाहिए कितना, 46 गुणसूत्रों की संख्या। तो हमेशा याद रखना कि जो जनन कोशिका होती है उसमें हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होती है। तो इतना बात क्लियर। लैंगिक जनन क्या होती है, अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं। पहली घटना होगी निषेचन पूर्व। पहली घटना क्या होगी आपकी, निषेचन पूर्व। निषेचन पूर्व घटना, पहले ये पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे निषेचन क्या होती है, फिर पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। तो ये होगा पश्च घटना। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और ये आपका होगा फर्टिलाइजेशन ये होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीन घटनाएं आपकी हम पार्ट टू पार्ट करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये पढ़ेंगे। फिर आखिरी में पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना वाली कौन घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व घटना जब क्या होती है, निषेचन पूर्व नर से नर युग्मक, क्या नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता था, तो वह घटना क्या थी, निषेचन पूर्व घटना। लेकिन निषेचन क्या होगी, जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित करेंगे तो वो आपकी क्या होगी, निषेचन होगी। और निषेचन पश्च घटना कि जब यह युग्मनज पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा और भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होगी, वो आपका होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहले चलिए पढ़ते हैं कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी। निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं होती हैं। पहला घटना होगा आपका युग्मक जन्म, युग्मक जन्म, और दूसरा क्या होगा आपका युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन क्या होते हैं, यानी निषेचन पूर्व घटना में कितनी घटनाएं होंगी, दो। कौन कौन से, युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों का स्थानांतरण होगा। तो युग्मक जनन क्या होंगे कि युग्मकों के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण क्या बोलेंगे, युग्मक जनन कहते हैं।
इतनी बात क्लियर। और युग्मक का स्थानांतरण क्या होती थी, जब नर युग्मक निर्माण हो जाता नर युग्मक का या मादा युग्मक का, तो वो अपने स्थान को छोड़कर या तो नर मादा के पास या मादा दोनों अपने स्थान को छोड़कर युग्मनज का निर्माण करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। तो ही आपका क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक जनन में कौन कौन से ऐसे चीज हैं जिनकी जनन होती है, जैसे कि नर युग्मक में शुक्राणु का निर्माण होगा और मादा युग्मक में अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम पढ़ क्या है, तुम कह सकते हैं युग्मकों में शुक्राणु तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है। पहला लिखेंगे नर युग्मक, नर युग्मक में शुक्राणु का निर्माण होता है, जो आपका क्या होगा, शुक्राणु जनन कहलाएगा। क्या होगा, शुक्राणु युग्मक में एक तो शुक्राणु जनन का जनन होगा, एक अंडाणु जनन। अंडाणु जनन कहाँ होता है, मादा युग्मक में। तो मादा युग्मक में मादा युग्मकों में स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस इसका रहेगा गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये आपका था निषेचन पूर्व वाली घटना। ठीक है, और शुक्राणु जनन हम पहले तब पढ़ेंगे जब हमें नर अंग मालूम है, नर जनन अंग मालूम हो, तभी हम क्या पढ़ सकेंगे, शुक्राणु जनन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे बाबू, मैंने यही बताया, फिर से एक बात सुनिएगा कि लैंगिक मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब लेसन है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, उसमें आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि लैंगिक जनन क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लैंगिक जनन क्या होती है। जब तक आपको लैंगिक जनन नहीं क्लियर होगा आगे आप नहीं पढ़ पाओगे। तो लैंगिक जनन मैंने क्या बताया, इसमें जो दो जनक की आवश्यकता होती है, दो जनक जैसे कि नर और मादा, नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है कि नहीं होता है। और ये दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो भ्रूण बनाता है, भ्रूण से ही नई संतान की उत्पत्ति होती है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 23 गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वही जब नर युग्मक और में 23 गुणसूत्र होते हैं, जब युग्मनज का निर्माण करते हैं, वही 23 गुण मिलकर 46 गुणसूत्रों के निर्माण कर लेते हैं, जो कि यही हम चाहते हैं।
कि संतान में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाए, 46 हो जाए। इतनी बात की है। फिर मैंने बताया कि जो आपका कोशिका, जनन कोशिका होगी हमेशा उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगी। ये था आपका लैंगिक जनन। फिर लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, कैसे होती हैं, वो हम बताएं कि पार्ट में हम करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम पढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी लैंगिक जनन में? एक निषेचन पूर्व घटना, जब युग्मक का निर्माण होता है। एक निषेचन, जब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलग्न करके युग्मनज का निर्माण करते हैं तो वो निषेचन होता है। और निषेचन पश्च घटना जो होती है वो जब युग्मनज परिपक्व होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है और भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो हम एक एक करके डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये पहली घटना आपकी हो गई निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। निषेचन पूर्व घटना में क्या होती है, युग्मक, कौन सी घटनाएं होती हैं? युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन क्या होते हैं? युग्मकों के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण क्या होती है? जब नर व मादा अपने स्थान को छोड़कर युग्मनज का निर्माण करते हैं, वहां युग्मक स्थानांतरण होती है। फिर युग्मकों में शुक्राणु जनन भी होता है, अंडाणु जनन भी होती है। 2 जनन होते हैं युग्मकों में। शुक्राणु जनन अब क्या होता है? नर युग्मक में शुक्राणुओं का निर्माण ही शुक्राणु जनन होता है। अंडाणु जनन यानी अंडाणु जनन आपका क्या होता है? इसमें होगा मादा युग्मक में अंडाणु के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब शुक्राणु जनन पढ़ने के लिए हमें उसके जो नर अंग भाग होते हैं उनको हम जानेंगे, ठीक। तो यदि ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें, उसके बाद हम जानेंगे कि जो नर भाग मतलब अंग कौन से हैं, नर के अंग कौन कौन से होते हैं वो डिटेल में जानेंगे। तो लिखना चाहें तो लिख लें प्लीज। तो हो गई। अब पढ़ेंगे नर जनन अंग क्या होते हैं। नर जनन अंग, नर जनन अंग क्या होते हैं? नर जनन में एक प्राथमिक अंग होता है, एक द्वितीयक यानी सहायक अंग होता है। प्राथमिक अंग क्या होते हैं, सहायक क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। नर अंग को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक होगा आपका प्राथमिक जनन अंग, एक आपका होगा द्वितीयक अंग। इस द्वितीयक अंग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपको होगा सहायक नलिका, सहायक, इसे आप सहायक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सहायक। जो लैंगिक जनन में जब लैंगिक जनन होता है तो ये जो अंग होंगे उसमें मदद करेंगे, इसलिए इसे सहायक बोला गया। सहायक अंग या द्वितीय अंग। तो हम पढ़ेंगे पहले सहायक नलिका क्या होती है, नलिका। फिर दूसरे में पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि क्या होती है, ठीक। इतनी बात क्लियर। मैंने यही बताई कि शुक्राणु जनन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि नर जन अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो नर जन अंग 2 होते हैं, प्राथमिक जनन अंग, एक सहायक यानी द्वितीय अंग और एक प्राथमिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग जो लैंगिक अंग में मदद करे। प्राथमिक लैंगिक जन अंग होगा जो बाबू, वो होगा भीषण। क्या होगा? भीषण, टेस्टिस, ठीक। प्राथमिक लैंगिक अंग आपका कौन सा होगा? भीषण होगा। और सहायक द्वितीयक अंग को 2 भागों, एक नलिका में एक ग्रंथि में कन्वर्ट कर दिया गया। और सहायक नलिका क्या होती है?
सबसे पहले तो सहायक नलिका के बारे में जानेंगे कि सहायक नलिका क्या होती है। एक तो होगी आपकी शुक्रवाहिनी, क्या होगी? शुक्रवाहिनी। फिर अधिवेशन, फिर होगा शुक्रवाहिका, फिर आपका होगा टेस्टिस, और ये आपके जो होंगे सहायक ग्रंथि, एक तो होगा आपका शुक्राशय, शुक्राशय, एक आपका होगा प्रोटेस्ट, और एक का क्या होगा ब्लू, ये आपके होंगे। इतनी बात क्लियर। किन्नर जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, यानी एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है या एक सहायक या द्वितीय अंग होती है। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? वो होता है भीषण, और सहायक द्वितीय अंग को एक नलिका में एक ग्रंथि में कन्वर्ट किया गया है। तो सहायक नलिका क्या होंगी? शुक्रवाहिनी, अधिवेशन, शुक्रवाहिका, रेटेस्टिस। सहायक ग्रंथि कौन होंगे? शुक्राशय, प्रोटेस्ट और ब्लू यूरेथ्रा। इतनी बात की है। जो मुख्य अंग आपका कौन सा है? भीषण, जिसकी सहायता से ही लैंगिक जनन होता है, वो किसके कारण, यानी नर युग्मक किसमें उपस्थित होते हैं? इस भीषण में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नर युग्मक किस नर जनन अंग के किस भाग में उपस्थित होता है। जो आपका नर युग्मक होता है, नर जनन के अंग के किस भाग में, किस अंग में उपस्थित होता है? तो भीषण में ही नर युग्मक होते हैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जितने पार्ट हैं, ये जितने पार्ट हैं वो क्या हैं? इन लैंगिक जनन में इसकी मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसलिए इसे क्या बोला गया? सहायक अंग बोला गया। लेकिन जो आवश्यक अंग होगा वो होगा भीषण होगा। इसी के दौरान ही लैंगिक जनन होती है। ठीक, तो ये आपका पूरा पोर्शन था नर जनन अंग। इतने इतने भाग होते हैं। तो आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा। तो अब हम भीषण के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, यदि लिखना चाहे तो लिखना। अब पढ़ेंगे कि भीषण क्या होते हैं, यानी टेस्टिस क्या होते हैं। टेस्टिस, भीषण यानी टेस्टिस क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए पहले मैं संरचना बना लेती हूँ। ये आपके जो भीषण होंगे मानव में एक जोड़ी पाए जाते हैं। कितने? एक जोड़ी। और कहाँ उपस्थित होते हैं? इसके चारों तरफ जो होता है वो भीषण कोश होता है, और भीषण कोश में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? भीषण कोश में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इतनी बात क्लियर कि भीषण क्या होती है। भीषण जो होती है यह मानव में एक जोड़ी पाया जाता है, जो कि भीषण कोश में ही उपस्थित होता है। ये याद रखना। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मनुष्य, पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि यह मनुष्य के शरीर से बाहर क्यों उपस्थित होती है। मनुष्य के शरीर से बाहर क्यों उपस्थित होती है टेस्टिस आपकी? तो आपको यही बताना है
जो आपका टेस्टिस होगा वो मनुष्य के शरीर से बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे वह शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री इसका तापमान कम रहे। किसके तुलना में? शरीर के तापमान से इसका तापमान जो रहे कितना कम रहे? 1 से 3 डिग्री। इसलिए यह कहाँ उपस्थित होता है? मानव के शरीर के बाहर उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर? तो हमेशा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है कि ये मानव के शरीर के बाहर क्यों उपस्थित होता है। तो आपको यही बताना होगा, ये मनुष्य के बाहर, शरीर से बाहर इसलिए उपस्थित होता है ताकि इसका तापमान शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे। इसलिए यह मानव के शरीर से बाहर उपस्थित रहता है। मतलब मानव के शरीर में ये कहाँ उपस्थित रहता है? बाहर उपस्थित रहता है। इतनी बात की। अब पढ़ेंगे डिटेल बाय डिटेल, ठीक? भीषण में बहुत सारे छोटा ये आपके जो दिख रहे हैं ये आपके क्या है? कंपार्टमेंट है, यानी भीषण पिंडकीय हैं। क्या है? भीषण पिंडकीय हैं। ये भीषण में कितने पाए जाते हैं? भीषण में 200 भीषण में 250 अभी मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है? प्रत्येक भीषण में 1 से 3 शुक्रजन नलिका होती है। अब ये शुक्रजन नलिका क्या होती है अभी डिटेल में पढ़ेंगे। शुक्रजन नलिका प्रत्येक भीषण में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती। शुक्रजन नलिका में 2 कोशिका पाई जाती हैं। 2 कोशिका पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिका में 2 कोशिका पाई जाती हैं। एक का नाम है शट्रोली कोशिका, एक और दूसरे का क्या नाम है? शुक्रजन कोशिका। इसी में क्या होगी? शुक्रजन कोशिका। नरिग्मक उपस्थित होंगे, याद रखना। कोशिका। और चौथा पॉइंट रहेगा ये जो आपका बीच यहाँ पर नलिका होंगी। कितनी नलिका? 1 से 3 नलिका होंगी। यहाँ में भीषण में 250 की समझा रहे, पहले लिखते हैं। शुक्रजन कोशिका, पहली शट्रोली कोशिका और दूसरा शुक्रजन कोशिका। नलिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है,
वो अंतराकाशी कोश अंतराकाशी बोल रहे हैं, इसका केमिस्ट्री में चलेगा। अंतराली कोशिका होती है, अंतराली दिखाई दे रहे, अंतराली कोशिका होती है। उसके बाद यहाँ लिखोगे जगह कम है, अंतराली कोशिका होती है जो हार्मोन्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती टेस्टोस्टेरोन दिखाई दे रही है। देखिए ये पूरी संरचना किसकी है, भीषण की है। किसकी है, भीषण की है कि नहीं। इस भीषण में 250 भीषण पिंडक पाए जाते हैं। मैंने सिर्फ कितना दर्शाया, 3, लेकिन पाए कितने जाते हैं, 250 भीषण पिंडक पाए जाते हैं, कंपाउंडमेंट पाए जाते हैं। ये पहली लाइन क्लियर कि इसमें भीषण में कितने भीषण पिंडक होते हैं, कंपाउंडमेंट होते हैं, 250 होते हैं। फिर इसी भीषण पिंडक में प्रत्येक भीषण में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं। कितने, ये नलिका जो दिखाई दे रही है कौन सी नलिका है, शुक्रजन नलिका है। इतनी बात क्लियर कि प्रत्येक भीषण पिंडक में कितनी नलिका, 3 नलिका, 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं। ये बात क्लियर। फिर तीसरे पॉइंट में हमने लिखा कि शुक्रजन नलिका में 2 कोशिका पाई जाती हैं, एक सट्रोली, एक शुक्रजन कोशिका। इस नलिका को जब निकाल के हम इसको काटेंगे तो ये ऊपर वाला जो भाग होगा गोल की संरचना दिखाई देगी कि नहीं दिखाएगी। जब भैया इसको काटे तो ये भाग कैसे ऊपर वाला दिखाएगी, गोल की तरह, यानी ऐसे। एक में क्या उपस्थित होंगे, सट्रोली कोशिका, और एक होंगे सट्रोली कोशिका और एक आपका होगा शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका, ठीक है, ये आपकी हो गई। अब चौथे पॉइंट में हमने क्या लिखवाया कि नलिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान, इसके अगल बगल में जो रिक्त स्थान दिख रहा है वो क्या, अंतराली कोशिका यहाँ पर उपस्थित होती हैं। इस स्थान पर अंतराली कोशिका उपस्थित होती हैं। कौन सी कोशिका, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका जो होगी वो उपस्थित है। यही अंतराली कोशिका किसके लिए, जो हार्मोन्स उत्पन्न होता है, यानी जो शुक्राणु में जो हार्मोन्स उपस्थित होता है, मतलब वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। कौन कोशिका, अंतराली कोशिका। यही क्या होती है, हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इतनी बात की है। तो ये आपका पूरा पोर्शन इसका था, भीषण का। ठीक है, ये मिटा दें, इधर लिखना चाहते हैं। अब इस अंतराली कोशिका से यानी नलिका में क्या उपस्थित है, शुक्रजन कोशिका, और शुक्रजन कोशिका में ही नरिमुख होते हैं। इसी नली के माध्यम से हमें क्या करना, यूरेथ्रा तक पहुंचाना है। तो कैसे हम पहुंचाएंगे, देखना कि यहाँ से नलिका निकली, यहाँ से नलिका निकली जिसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस।
रिटेस्टिस, रिटेस्टिस। फिर ये नलिका एक और नलिका बना, आगे गए तो क्या मिला, शुक्रवाहिका। फिर यह और बढ़ती गई और यहाँ पर ये पॉइंट जो दिख रहा वो क्या होगा आपका, अधिभिषण। और यहाँ से एक नलिका और निकलेगी जिसे बोलेंगे शुक्रवाहिनी। क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी। और या उसी मार्ग से यूरेथ्रा के मार्ग से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन आपका था भीषण। भीषण में कितने पिंड पाए जाते हैं, 250 पिंड पाए जाते हैं। प्रत्येक भीषण में कितने नलिका होती है, शुक्रजन नलिका 1 से 3 शुक्रजन नलिका होती हैं। शुक्रजन नलिका में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक सेंट्रोली कोशिका, एक शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिकाएं में ही नरयुग्मक का निर्माण होता है। फिर नलिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका ही हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का ही स्रावण करती है। तो शुक्रजन नलिका जो नलिका होगी वहां से एक नलिका निकलेगी जिसे रिटेस्टिस बोलेंगे। उस नलिका से एक नलिका निकलेगी जिससे शुक्रवाहिका जाकर एक गार्ड की तरह बना लेगी जिसे अधिभिषण बोलते हैं। अधिभिषण से एक नलिका निकलेगी जिसे शुक्रवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पोर्शन था भीषण। तो ये नलिका के बारे में हो गई। अब हम पढ़ेंगे ग्रंथि। जो 3 ग्रंथि थी वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ही बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए कल पढ़ेंगे। और कर आपका मादा भाग का अंग कौन कौन से होते हैं, यानी मादा अंग कौन कौन से होते हैं वो डिटेल में हम जानेंगे। आशा करती हूँ जो आज पढ़ाया गया है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई हो। यदि ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बता दीजिए। तो यदि लिखना चाहते लिख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।